नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था में जो ह्रास हुआ उसके ऊपर चर्चा पिछले कई कड़ी में किए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाना है और लोग राजनीतिक ह्रास के कई कारण हुए जिसके वजह से आज स्थिति इतनी खराब है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, सामाजिक असंतोष आदि कई ऐसे कारण रहे हैं जिसके वजह से राजनीति में ह्रास हुआ। उसके परिणाम भी बहुत भयावह रहा है। उसके कई ऐसे परिणाम हुए हैं जो आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करने का काम किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक ह्रास के जो परिणाम हुए हैं उसमें सबसे पहला कारण ये है कि शासन की कमी हुई है। ये जो राजनीतिक ह्रास हुआ उसमें शासन की कमी हुई, इस पर चर्चा करेंगे। और भी कई परिणाम हुए हैं, दुष्परिणाम, उन परिणामों पर चर्चा करेंगे आपके सामने। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए साथ में हैं वामपंथ के पोषक अक्षय कुमार जी, जो कई पुस्तक का भी लेखन किया है। कई आंदोलनों में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। ये वामपंथी होते हुए भी आज के जो वामपंथ के राजनीतिक दल हैं उसके विचारों से अपना अलग विचार रखते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों को भी इस प्रक्रिया को जो आप जारी रखे हुए हैं सतत, इसके लिए आपके जो प्रयास हैं आप लोगों के, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। सर, हम लोग लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें जो राजनीतिक स्थिति का ह्रास निरंतर होता रहा 50 के बाद, 52 के बाद, उस पर लगातार पिछले 6-7 कड़ी में हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने देखा कि पहले के नेता कैसे थे, फिर जनप्रतिनिधि कैसे आते गए, जनप्रतिनिधियों के बदलाव में आम जनता की क्या स्थिति रही, क्या भूमिका रही, इन सभी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। सर, इस ह्रास के जो परिणाम हुए उसमें एक परिणाम हमारे समझ से यह हुआ कि शासन की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी कमी हुई। शासन में कमी हुई। जो लोकप्रिय शासन होना चाहिए वह शासन नहीं हो पा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत आपका जो सवाल है एक तो कि बहुत मौजू है। इस तरह से आपके जो संचार माध्यम के लोग हैं, साथी हैं, वो इन सवालों को इस रूप में नहीं देखते हैं कि जो राजनीतिक जो व्यवस्था यहाँ की है, लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था में सतत ह्रास की जो प्रक्रिया जारी है उसके कारणों की भी हम लोगों ने चर्चा की। उसके जो कुपरिणाम आए हैं हर एक क्षेत्रों में उसकी भी चर्चा की। अब उससे को और अधिक समझने के ख्याल से जब आप समझना चाहते हैं कि जो प्रशासकीय जो व्यवस्था है, प्रशासकीय व्यवस्था जब हम कहते हैं तो उसमें प्रशासन उसके अवयव हैं, यानी उसके अंग हैं। प्रशासकीय व्यवस्था के जो अंग हैं उसमें गिरावट आई या तब्दीली आई है। जैसे ही जब राजनीति में ह्रास की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके परिणाम स्वरूप प्रशासकीय जो अवधारणा है, जो सोच समझ, प्रशासकीय जो अवधारणा, पूरी संरचना उसकी जो बनी थी वह लोकतंत्र के नज़रिए से बनी थी। वह लोकतंत्र के लिए वह प्रशासकीय, उसका काम था समन्वयन का। समन्वयन जब हम कहते हैं तो जनता, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल और जो भी लोग हैं उनके काम काज को और कैसे बेहतर बनाया जाए,
या जो ज़रूरत है उसके अनुरूप सब लोग काम करें, उसमें कौन समन्वयन का काम करेगा। वही भूमिका प्रशासन की थी। प्रशासन कोई अलग स्वतंत्र इकाई नहीं थी, उसको जो लोकतंत्र की राजनीति थी और उसकी जो ज़रूरत थी उसके अनुरूप इनका कर्तव्य निर्धारित था। अभी जब आप देखेंगे कि राजनीति में जब ह्रास शुरू हुआ, उसके कुपरिणाम आने लगे, तब यह जो प्रशासकीय जो संरचना है, उसके जो ढांचे हैं, यह अलग स्वतंत्र संस्था का रूप ले लिया। पुलिस फौज की एक संस्थाएं अलग हो गई और जो न्यायपालिका की संस्थाएं हो गई, कार्यपालिका की संस्थाएं हो गई, और सब लोगों को अलग कर दिया स्वतंत्रता के नाम पर कि सब लोग स्वच्छंद हैं। पहले सब लोगों के साथ जीवंत सरोकार था, लगाव था। राजनीतिक जो सत्ता के लोग थे वो सत्ता के अंदर और सत्ता के बाहर विपक्ष, सत्ताधारी और विपक्षी दोनों के साथ इनका जीवंत सरोकार था। अब जब जैसे ही वो स्वतंत्र हो गया तब इनकी मनमानी शुरू हो जाती है। चूँकि इनके जो काम थे, प्रशासकीय जो संरचना है, प्रशासन में चाहे वह पुलिस तंत्र के लोग हों, कार्यपालिका के लोग हों, न्यायपालिका के लोग हों, इनके अंदर जो मनमानी शुरू हो गई, मनमानी के कारण भी चूँकि विकृतियाँ जो पैदा हुई, इनके जीवन के उद्देश्य बदल गए। तो संस्था का स्वरूप, चरित्र, आचरण बदला और उसमें संस्था से जुड़कर जो लोग काम कर रहे थे उनके जीवन का उद्देश्य बदल गया। जैसे राजनीति जब व्यवसाय हो गया, वो अब इसलिए जाता है, माल लगाओ माल पाओ इसलिए करता है कि जैसे ही हम जनप्रतिनिधि होंगे तो अपना दो पुस्त, 3 पुस्त, 4 पुस्त के लिए निश्चिंत हो जाए। तो उसी तरह से उसका कुप्रभाव हुआ कार्यपालिका में, न्यायपालिका के अंदर, और जो पुलिस प्रशासन, पुलिस के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें जो कामकाजी लोग हैं, काम करते हैं, चाहे वह आपके चौराहे का बेचारा सिपाही हो, पुलिस थाने का जो इंचार्ज हो और छोटे वहाँ जो के लोग हों, एसपी का कार्यालय हो या और कहीं के भी लोग हों, माने उसके छोटे कर्मचारी से लेकर के और बड़े अधिकारी तक, उनके आयाम अलग हो सकते हैं। उनके जो आचरण में जो विचलन हुआ है, हम अब नहीं यह कह रहे हैं कि बहुत कि उनके जो भ्रष्टाचार के जिस तरह से लोग नाम लेते हैं, हम उन भाषाओं और शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत भी हमको नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। तो यह जो शुरुआत हुई है कि उसके कुपरिणाम आप देखते हैं कि जो चौराहे पर बेचारा, किसी चौराहे पर जो काम करता है, हम कहते हैं कि कोई ठेला वाला फल लेकर के जा रहा है, उसमें से फल उठा लेना, सब्जी वाला जा रहा है, उसमें से सब्जी उठा लेना, उसके अधिकार क्षेत्र में वही आता है, वो कर लेता है। वह कुछ नगद भी ले लेता है टेम्पू वाले से, फलना से, किसी से, और तब जैसे कहीं खड़ा रखने के लिए उससे उतना ही बनता है। लेकिन आप जब देखिएगा, हम जब पता लगाए तो हमको लगा कि इसकी भी बोली लगती है कि किस चौराहे पर किसकी पोस्टिंग होगी और कहाँ से पोस्टिंग होती, उसकी भी बोली लगती है। अब थाने का भी कीमत लगता है शायद, अब हमारे पास प्रमाण नहीं है, जो लोग बोलते हैं कहते हैं कि अब थाने की भी बोली लगती है और जिला की भी तो बोली लगती होगी। तो अब इस तरह से जब पदस्थापन और स्थानांतरण में बोलियां लगने लगी तो उसके शर्त को पूरा करने के लिए जो कार्यकारी बेचारा जो काम करता है, उसको लगता है कि वो भी हमको पूरा करना है और परिवार को भी संवारना है, बनाना है। उसके लिए मकान, दुकान, घोड़ा गाड़ी भी हो गया तो कौन सी गाड़ी हो, तब फिर कुत्ता रखना है और उसके सेवा। तो ये इस सब को मिला कर के जब आप देखिएगा तो हमको मूल जो आपका सवाल है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उसके सहयोग के लिए जो प्रशासन के संरचना खड़ी की गई थी उसको संस्था बना दिया स्वतंत्र। और स्वतंत्र संस्था जब बना दिया गया तो सत्ता का मनमानी उपयोग शुरू हो गया चुनाव जीतने हारने के नाम पर।
अब तो इसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो शर्त है वो तो सत्ता से होता है और सत्ता वाला ही करता है, और वहाँ कहीं कोई लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। अब वह सत्ता को और विपक्ष को भी, ये नहीं केवल मैं सत्ता, विपक्ष को भी इसकी चिंता नहीं है कि यहाँ जो प्रशासकीय व्यवस्था में जो गिरावट आई है इस तरह से, उसके कारण क्या है। तो उसके कारण है कि इनको जब आप स्वतंत्र कर दिए, और जब हम स्वतंत्र कर दिए तब, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही एक पद्धति होती है प्रशासन चलाने के, जो सबसे बड़े मंत्र हैं पूंजीवाद के, उसको लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, आदेशात्मक। ऊपर से सर्कुलर आता है और नीचे तक, अब इसको कोई सवाल नहीं खड़ा करना है। नौकरशाही में नौकर को ये कहना नहीं है, मालिक कहा शाम को कि सुबह हो गया हो, जी अब ये तो हुआ है, और सुबह कह दिया कि शाम हो गया हो, तो एकदम हुजूर। तो नौकरशाही जब आई तो आदेशात्मक होने लगा, अब फरमान कटने लगा, और तब चुनाव जीतने हारने से भी जुड़ गया और कमाई धमाई से भी जुड़ गया। तो प्रशासन के स्तर पर जो संस्थाएं बनी और उसको स्वतंत्र बना दिया गया, इसलिए कि हम मनमानी, यह भी मनमानी करें और इनका हम भी मनमानी उपयोग करें। हम जब यह सब बात कह रहे हैं तब हम यह कह रहे हैं कि पहले जब राजनीति में क्षरण नहीं कम हुआ था, तब जिसको आप नैतिक उतिक कहते हैं कि नैतिकता महराज, हम नैतिकता नहीं कह रहे हैं, ये इसमें कहीं नैतिकता नहीं है। कोई एक आदमी, आप कभी कभी आप देखिएगा कि कोई थाना का दरोगा, कोई पुलिस, कोई एसपी, कोई डीजीपी, कोई आईजी, डीआईजी, कोई निकलेगा, ये बड़ा ईमानदार है। तो बड़ा ईमानदार है तो कितना दिन रहता है? वह, उसकी जो ईमानदारी है, उसकी जो नैतिकता है, वह नहीं टिक सकती है जब राजनीति में ह्रास की प्रक्रिया, गंगोत्रीय में भांग घोरा गया। राजनीति गंगोत्री है, वहीं से लोकतंत्र कैसा होगा ये तय होता है। अतः बुद्धिजीवियों लोकतंत्र की नई परिभाषा, आपको पहले भी कहे हैं कि अब तो पढ़लका जो है, जो बड़ा लोकतंत्र जानता है, वह लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ने लगा। तब जब लोकतंत्र में ह्रास के कारण, लोकतंत्र की राजनीति में जब ह्रास हुआ, तब शासन की जो व्यवस्था है उसके रूप बदल गए, और इसके रूप जो बदले हैं, इसके कारण जनता का नियंत्रण, जब हम जनता का नियंत्रण कर रहे हैं, तब फिर आपके दर्शकों और आपको भी लगेगा कि अच्छा, माने दरोगा जी, एसपी साहब जनता के अनुसार काम नहीं, चूँकि उनको केवल इतना ही सोचना है कि हम आम जन के सुरक्षा का दायित्व हम पर है। और इस सुरक्षा के दायित्व के लिए कभी कभी आप देखते हैं कि जब बड़े बड़े जातीय उन्माद, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तब किस तरह से मोहल्ले में जनता की कमेटी बनती है और वह काम करता है। तो क्या हर सवाल पर जो प्रशासकीय संस्थाएं हैं, कार्यकारी जो संस्थाएं हैं और उस क्षेत्र की जनता, उनके बीच में समन्वित तार्किक कोई कमेटियां नहीं काम कर सकती हैं, नहीं बन सकती हैं। और जब वह बनेगा तब जनता को भी जो नैतिकता आप कहते हैं, हम कहते हैं कि उचित अनुचित की चेतना की सोच समझ बनेगी, और जो हमारे संस्था प्रशासक के लोग हैं उनकी भी समझदारी बदलेगी। माने दोनों के स्तर पर लोकतांत्रिक, सामाजिक न्याय और जो समतामूलक ये है संविधान के जो संकल्प हैं, उसकी चेतना जागृत होगी। यह बात पूरी तरह से बंद हो गई है। एक भी आदमी जो लेता भी है, संविधान के बचाने की बात करता है, लोकतंत्र की रक्षा की बात करता है, वह उसके पूरे जो नारे हैं वह चुनाव जीतने और हारने के नारे हैं। हम जितनी बात कह रहे हैं वह उससे बात कीजिए ना, अभी जो लोकतंत्र की रक्षा की बात करता हो, जो संविधान बचाने की बात करता है, उसके पास पूछिए कि से कोई है उसके पास कोई कार्य योजना कि आपकी जो संस्थागत जो संस्थाएं हैं उसके जो दायित्व हैं उसमें जो गिरावट आई है उसको आप कैसे ठीक कर लीजिएगा। और वो ठीक नहीं होगा तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी और संविधान को कैसे आप बचा लीजिएगा। संविधान के जो ये सब अंग हैं
उसकी रक्षा के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसकी गरिमा के लिए। तो इस सब को जोड़ करके जैसे ही हम देखेंगे, बिना अगर अब देखे हुए, हमको लगता है कि इसी में क्षरण हुआ, ये चर्चा ही बंद हो गई। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको आप जारी रखिए और इसको छोटे बड़े स्तर पर इस विमर्श को ये कीजिएगा। अब तभी प्रशासक की ये जो गिरावट हुई है, उसकी सोच समझ और उसके प्रबंधन व्यवस्था में जो गिरावट आई है, वह जनता का मुद्दा बने, वह राजनीति का मुद्दा बने, वह खत्म हो गया। और इसलिए प्रशासकीय जो हम जितनी बात कहे हैं वह हर जगह में है। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, तो अभी कल एक मीटिंग में हम गए हुए थे, तो बहुत अच्छी बात लोग कर रहा था, लेकिन कह दिया कि पाठक जी जो आया ना, सो मास्टर को रेगुलर कर दिया। बस कुछ शिक्षक भी बोल रहे थे कि हाँ ये बात तो माने बात हुई है, लेकिन ये लोग नहीं कह रहे हैं कि पढ़ैया में क्या अंतर हुआ है। उसकी कोई चर्चा शुरू हुई है क्या? सचिवालय से लेकर के और मुख्यमंत्री के सचिवालय से लेकर के और नीचे गांव का जो और मोहल्ले के जो स्कूल हैं और शिक्षक हैं और जो शिक्षा कर्मी हैं, उनके बीच यह सवाल नहीं हुआ है। वो भी फिर आप देखिएगा कि खास अलग संस्था है। जैसे यहाँ प्रशासकीय जो संस्थाएं हैं, हर चीज़ को अब संस्था बना दिया और संस्था को अलग कर दिया, संस्था का मनमानी उपयोग के लिए अलग किया। वह लोगों की सुविधा के लिए नहीं, वह लोकतंत्र की राजनीति को सहज, सुलभ और तार्किक बनाने के लिए नहीं किया है। हर चीज़ को जो संस्था का स्वतंत्र स्वरूप दिया है, वह राज्य सत्ता अपने उपयोग के लिए दिया है, बनाया है। और यह बात एक आदमी, अभी चाहे वह दिल्ली वाला विद्वान हो या बेचारा गांव वाला, तो सुनते सुनते अखबार और आप लोग का टीवी और जो आप लोग के संचार के जो और साधन हैं, उससे सुनते सुनते वो तो वही पूछता है कि वो बोल रहे थे, वो टीवी में सुने, वो अखबार में पढ़े हैं, वो नेताजी ऐसे बोले हैं। तो आम जन तो यही को बना दिया गया है। तो यह संकट है और हमको लगता है कि प्रशासन में जो गिरावट आई है, जो क्षरण हुआ है और उसके जो कुपरिणाम देख रहे हैं, वो यही यथार्थ। 2 दिन पहले होली समाप्त हुआ है सर, और इस होली के अवसर पर सोशल मीडिया में 3 घटनाएं ट्रेंड कर रही हैं। पहला, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव बिना हेलमेट के स्कूटी से घूम रहे हैं और उनको जो सिपाही ट्रैफिक वाले ने चालान किया, उसको चालान करने के एवज में लाइन हाजिर कर दिया जाता है। दूसरी घटना है कि वही तेज प्रताप यादव कहीं होली महोत्सव मना रहे हैं, उसमें अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं ये गाना है, इस गाना पर तूहू नाच, तूहू ठुमका लगाव। तो वर्दी में था, वो भी बेचारा हाथ पैर हिलाया नहीं, वो भी ठुमका लगाया। उसके ठुमके लगाने के एवज में पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी उसके सीनियर थे, वो उसको क्या कहते हैं सर, सस्पेंड कर दिया। उसी तरह की एक घटना भारत के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की भी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। उनके भी बॉडीगार्ड, 2-3 बॉडीगार्ड, आज तो उनको जेड सुरक्षा मिला हुआ। जेड सुरक्षा में जो लोग लगे हैं वो भी चिराग पासवान के साथ ठुमका लगा रहे हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड को वर्दी में रहने के बाद ठुमका लगाने के एवज में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस चीज़ में जो नीति 2 तरह की हुई। पहला तो ये कह सकते हैं कि जो चालान किया गया उसको किस वजह से हटाया गया, लाइन हाजिर किया गया, केवल इसलिए कि वो वीआईपी लोग थे, केवल वीआईपी लोग थे, इसलिए उनका चालान नहीं होना चाहिए बिना हेलमेट का, और आम लोगों का चालान होना चाहिए, इसलिए उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। दूसरी जो घटनाएं घटी, एक को डिस्चार्ज ये सस्पेंड किया जाता है, दूसरे को नहीं किया जाता है। यह जो शासन की नीति में और नियति में जो 2 रंगी खेल है, उस खेल को
आप राजनीतिक ह्रास के परिणाम के तौर पर किस तरह से देखते हैं? श्याम जी, आप पहले जो आपका जो सवाल था, हम कोशिश कर रहे थे आपके सवाल का जवाब नहीं देने का। हम कह रहे थे उसके कारणों को जानने समझने में अपनी समझ हम रख रहे थे। हम सवाल जवाब आपसे नहीं मैं करता हूँ, हमारे जो जीवन के अपने अनुभव हैं उसको जब हम पहले बोल रहे थे और अभी जो आपका सवाल है उसको देखिए। हम आपको तो एक एक का एक दृष्टांत हम बता रहे थे, उसी तरह से आप एक नया दृष्टांत दिए हैं कि सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हम कह रहे थे कि यह जो इसको जिसको आप विद्वान कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, हम उसके बारे में कह रहे हैं ना कि उसका आचरण संस्थागत हो गया है। जब हम संस्थागत कहते हैं तो वो बेचारा डिग्रीधारी है, उसको क्या ना अपने जीवन की चिंता है, अपने भविष्य की, कि हमारा बाल बच्चा क्या होगा, हमारा भाई हमारा परिवार क्या होगा। लेकिन वो जात का जरूर होगा, बुद्धिजीवियों है जात का। और जात के लोगों को ये सब जो घूंटी पिलाता है, घूंटी पिलाया तब तेजस्वी जी का वायरल हो, तेज प्रताप जी का वायरल हो गया। और तेज प्रताप का जो वायरल हुआ है वो घूंटी कोई पियाया है, पिए हुए है और उसको दे रहा है। लेकिन ये जो विद्वान लोग हैं, हम कह रहे हैं कि संस्थागत स्वरूप अब प्रशासन लोकतंत्र की कोई इकाई नहीं है संवैधानिक। अब वह स्वतंत्र संस्था बनाया और राज्य सत्ता मनमानी उपयोग करता है। उसका आप बता न रहे हैं कि कैसे वह बिना हेलमेट, हम तो को शुरू में जब आप सवाल कर रहे थे और होली के समय का, तो हमको लगा कि आप पूछिएगा कुछ। हम चूँकि होली के दिन एक हमारा अपने परिवार में एक बच्चे का हम बर्थडे फलना ये सब में मैं नहीं जाता हूँ, बहुत हम परहेज करते हैं। चूँकि जो अभी के जो सामाजिक समारोह और ये हो, सामाजिक वह है नहीं, वह तो लंपटगिरी उसमें ज़्यादा ये है, इसलिए हम बहुत सीमित ये रखते हैं। लेकिन चूँकि वह एक बहुत घरेलू बात थी हमारी, और घर जिंदा रहने के लिए हमको घर में रहना है। चूँकि एक आदमी नहीं पूछता है, जो हमारी मित्र मंडली है वो एक को नहीं कोई पूछा है हमको कि आप बीमार रहते हैं, आपकी क्या तबीयत है, आपकी दवा घटती है कि नहीं घटती है, डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर उसके अनुसार, उस संदर्भ में एक आदमी नहीं। मैं इतना बकबक करता हूँ और हमको एक आदमी नहीं पूछता है। आज सारे हमारे मित्र मंडली के लोग प्रबुद्ध एक से एक हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु है। जब मैं बोलता हूँ इससे भी अब पता चल जाइए। तो जब हमारे जैसे लोगों का है, हम जा रहे थे तो पैदल जा रहे थे, तो हमको एक आदमी कहा कि जी तनि से देख भाई से किनारे किनारे चलम से खाली लइकन सब जो थी ना से सब दारू पी पी के सब हल्ला करे जैसे। दारू तो सर बिहार में बंद है। बंद है, तो ये अब हमको लगा कि आप यही सवाल कीजिएगा, तो ये आप सवाल नहीं किए, आप तेज प्रताप बेचारा का सवाल उठा दिए। हम तो सर जो शासन में, तो ये शासन से इसका कोई संबंध नहीं है। माने दारू पी करके घूमिए वो नहीं है, हेलमेट नहीं पहने हुए थे, देखिए प्रशासन कितना सचेत है ना। एक मंत्री, एक पूर्व मंत्री हाँ बिना हेलमेट का घूम रहा हो, हाँ, और तो वो उसकी संवेदना चेतना को उसको तो चेतना होनी चाहिए प्रशासन। हाँ, वो नहीं हमारी चिंता का है। हम यह आपको भी यह सवाल कि से सर हम लोग किससे सीखेंगे कि हमारा जो जात का नेता है, हमारा जो देश का मंत्री है तो पूरे लोगों का है, वह जनप्रतिनिधि भी है। एक इलाके के जो भी लोग हैं, चाहे उसको वोट दिए नहीं दिए, वह सबका प्रतिनिधि है, कि वो लोग उससे क्या सीखेंगे। उसके उम्र के एक तरफ यहाँ आपके मीडिया के लोग, मीडिया का लोग यह कह रहा है कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 है वह बूढ़ा बनाम नौजवान होगा। आई नौजवान में दूगो का टह उदाहरण, माने इससे बढ़िया तो उदाहरण दृष्टांत नहीं हो सकता है। दोनों नौजवान इतना है हमारे भविष्य का निर्माता, और दोनों का आप बताइए दिए। एगो तो बेचारा का सब अब पासवान जी को अब दलित कहलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो चिरागे पैदा ले लिया। अब क्या है पासवान को, अब तो वो सबसे आगे निकल गया, निकलना अब उसको नहीं है, अब तो चिराग आ गया। और उसका एक दे ही रहे हैं कि से अब उससे, लेकिन लोकतंत्र मत बताइए।
अब उससे संविधान की बात मत कीजिए, असंवैधानिक संस्था की बात मत कीजिए। वह तो ऊपर से पैदा न हुआ भाई, वह नया जो है वह दलितों का उद्धारक पैदा हुआ, जो बिना कोई नीति के, चूँकि आप नियत फिर ले आइएगा, हमारे जैसे आदमी के साथ आप धीरे धीरे बोले थे, आप नियत भी बोल रहे थे लेकिन हम सुन रहे थे। नियत से होता है, ठगिएगा, अनैतिकता से होती है। हमेशा सुधार और बदलाव नीति से होता है, और नीति का कितना सटीक और तार्किक नीति होता है, और उसका अनुपालन और क्रियान्वयन कैसे होता है, कौन करता है, कितने ईमानदारी से करता है। सवाल यह है, इस सवाल को बेईमान, भ्रष्ट, बुद्धिजीवी, नियति जब बोलता है, निर्लज, और वही आज यह सब दृष्टांत बनाता है, और सोशल मीडिया हो चाहे मुख्य धारा का मीडिया हो, वह ये सब कहता है। वह यह नहीं कहता है कि हमारे जो मंत्री जी बन रहे हैं उनकी चेतना, संवेदना लोकतंत्र के प्रति कितना है, वह लोकतांत्रिक जो कायदे कानून है संस्थागत, उसके प्रति वह कितने सचेत हैं। हम क्या सीखेंगे, वो क्या उपदेश देना चाहते हैं। और ऐसे ही लोग हर जाति के नेता भी बनते हैं। जो अब नेता नहीं है, वह ठेकेदार है। हम वह जातीय जो ठेकेदार है उसके हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर वह बनने के लिए हमारे नौजवानों को प्रेरित करता है, और हमारे जो नौजवान है वह पेटी कॉन्ट्रैक्टर बन करके फिर बड़ा ठेकेदार जाति का, संप्रदाय का। अब ये नेता शब्द जो है इसको भी कलंकित कर दिया। राजनीतिक ह्रास उस स्तर तक आया है कि अब नेता नहीं, अब जाति का ठेका, अब संप्रदाय का ठेका लेता है। और हमारे जो नौजवान हैं, और यही नौजवान और बूढ़ा, कम से कम जो बूढ़े लोग थे उसके समय में राजनीतिक थोड़ी बात होती थी, थोड़ी क्या बहुत बातें हुई थी, तब यहाँ डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो यहाँ पहुँचा है। जो अधिकार की हम बात करते हैं, दलितों के अधिकार, पिछड़ों के अधिकार, हाँ, उसमें वह जो बूढ़ा है वह हमको कई गो दलित बेचारा उस समय कहा था, सर से दलिता महादलित कर दिया, से दलितों की भी एकता को खंडित किया है ना। हमको उस समय कहा था, सर से पिछड़ा और अति पिछड़ा। हम उससे पूछे कि जी से आपको दलित महादलित में तो बड़ी पीड़ा हो रही है, अब तो कर दिया पिछड़ा और अति पिछड़ा भी किया। सवर्ण को तो पहले ही कर दिया था, सवर्ण में तो अपने की किस सवर्ण का प्रभुत्व होगा कहाँ कैसे, वो तो पहले ही हो गया था। अब जो वोट के लिए जो गोलबंदी का ये सारी चीज़, इसको क्या लोकतंत्र से मतलब है, इसको सामाजिक न्याय से क्या रिश्ता है कि राजनीति से, सामाजिक न्याय की राजनीति से क्या रिश्ता है। आप जो दो दृष्टांत दिए चिराग जी के और तेज प्रताप के, ये दोनों को लेना देना भी क्या है। हाँ, इन लोगों के पहले के जो नेता थे उनको लेना देना था, और इसीलिए वो लोग नेता बने थे। राजनीति में उनके जो पहले के जो पीढ़ी थी वह स्थापित जो हुई थी, वह उनको सामाजिक न्याय की राजनीति, समता मूलक समाज के निर्माण की राजनीति से लेना देना था। अब तो ये सब प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव हो गया है। अब प्रॉक्सी जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ है, तब आप ही लोग बना दिए इसको ठेकेदार। दूसरी बात, जो बात हम कह रहे हैं कि संस्थाएं किस तरह से स्वतंत्र रूप में काम करती है, किसी को जेट श्रेणी भी देगा, चूँकि अब सरकार भी हमारी संस्था हो गई है, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सब नहीं है, वह सरकार संस्था के रूप में चलाती है, संस्था का स्वरूप कर लिया। और संस्था के जो अब बेचारा सिपाही उपाही जितना दरोगा एसपी उसपी है, वह सब उस अलग अलग संस्थाओं के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, और उनके काम वह तय करता है ऊपर वाली संस्था। तब ये सारे जो लोग जो ठेकेदार है जातीय आधार पर जो राजनीतिक विकृतियों के कारण बता दिए कि मौलिक जो राजनीति थी वह उससे जब ह्रास हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ये जातीय ठेकेदार पैदा हुए, और इन ठेकेदारों के काम के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं रणनीति के तहत, कूटनीति के तहत, ये राजनीति नहीं है, यह राजनीति इसके एक ही है
कि यथा स्थिति बनाए रखने की राजनीति तो है ही, लेकिन यथा स्थिति अब और दलितों का कल्याण नहीं हो, अब और अति पिछड़ों का कल्याण नहीं हो, पिछड़ों का कल्याण नहीं हो, अब और जो सवर्णों में गरीब लोग हैं इनको और कल्याण और उन्नति नहीं हो, इसके लिए यथा स्थिति जो स्थितियां बनी हुई है इसी में घोर मट्ठा कर करके और हम लोगों को भ्रमित करके बनाए रखने की जो संस्थाएं हैं और काम करती हैं, ये इसके कुपरिणाम है हमारे समझ। हमको अब आप कहिएगा कि वह व्यक्ति खराब है, तेज प्रताप परिणाम है। तेज प्रताप जी के जो काम के बेचारा को बचपन से जो आज तक जो उसकी तैयारी हुई है और घिरा हुआ है, हमारे आपके तरह के लोगों से भी वह घिरा हुआ है। वो लोग की क्या बात करता है, वो जो चिराग है वो भी घिरा हुआ है। वह जन्म लेता है और जन्म जैसे ही हम लेते हैं तब कोई न कोई खेलने कूदने पढ़ाई लिखाई राजनीति करने में एक जमायत होती है हमेशा हर चरण पर, और वह घिरा रहता है और उसमें उसकी तैयारी भी हो रही है। हम लोग पूछते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। वह जब जन्म लेता है आदमी और जब यहाँ तक आता है, आज तो वो सब ठेकेदार के रूप में तैयार माल है, तो ठेकेदार बनने में जो लोग घिरे हुए हैं और उसके कारण वह व्यवहार करता है। यह बात मौलिक बात हम पूछते हैं और उसके जड़ में राजनीतिक खराश है और इसके ये सारे नतीजे हैं। अब तो अगर ये बना रहा तब आम जनता के लिए कह रहे हैं कि यह संस्था को पहचान लो कि यह संस्था अब लोकतांत्रिक नहीं है। इसके लोकतांत्रिकरण के लिए हमको चिंता करनी चाहिए। थाना, स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, इसके लोकतांत्रिकरण की चिंता जनता को करने की ज़रूरत है। और यह जब लोकतांत्रिक हो जाएगा तब चिराग जी का जेट वाला रहेंगे या तेज प्रताप जी रहेंगे, ये संस्थाएं अगर जनता की हो जाएंगी तो यह पैदा नहीं होंगे, यह विकसित प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें नियंत्रित करेंगी अप्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा। जनता का नियंत्रण खत्म हो गया, जनता को चेला बना दिया गया, जबकि जनता मालिक है। ये बोलता भी है ये सब ठगवन, ये सब जनता को ठगने के लिए अभी 25 तक मालिके कहेगा, अपरनाम ताबड़तोड़ करेगा और कहीं कहीं तो घोड़े पर गिर जाता है ये सब ठगवन। तो ये सब बातों को बेपर्द करना होगा। अभी अगर 2-4 महीना आप लोग चाहते हैं तो इस सब का भंडा फोड़ कीजिए ये सब, और कहिए कि सब लोकतंत्र विरोधी है, ये सामाजिक न्याय विरोधी है, यह समतामूलक समाज विरोधी है, यह कास्टिस्ट है, यह सांप्रदायिक है। पूरे बिहार के लोग रंगोत्सव मना रहे थे, रंगों में डूबे हुए थे। तो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की माताजी की जयंती मनाई जा रही थी। माताजी की बिहार के विकास में क्या योगदान है, ये आज तक बिहार के किसी नेताओं ने नहीं बताया, न कहीं मीडिया वालों ने बताया, न कहीं कोई नेताओं ने बताया। फिर भी शकुनी चौधरी की पत्नी और सम्राट चौधरी की माता होने के नाते उनकी जयंती बिहार सरकार सरकारी खजाने के बल पर आयोजित करती है। अगर एक विधायक या एक विधान पार्षद की माँ का, एक मंत्री की माँ का, इनका जो एक घरेलू महिला है, उनकी जयंती पुण्यतिथि सरकारी खजाने के बल पे किया जाता है, तो बिहार में ऐसे 243 विधायक, 75 विधान पार्षद, साथ में 40 लोकसभा सदस्य और 16 राज्यसभा सदस्य हैं। इन सभी के माताजी का, पिताजी का, उनके पत्नी का अगर हैं, जिंदा हैं, तो उनके जन्मदिन मनाया जाए, और अगर मर गए हैं तो उनके पुण्यतिथि और जयंती मनाया जाए, और वो भी सारे सरकारी खर्चे पर। सर, इस चीज़ को जो सम्राट चौधरी ने किया, इसके पहले नीतीश कुमार जी ने भी अपने पत्नी का यहाँ जन्मदिन मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। कंकड़बाग में आपके ही आसपास में कहीं
उनके नाम पर एक बहुत बड़ा पार्क भी बनाया गया है। उनके पिताजी की भी जयंती मनती है, पुण्यतिथि मनती है उनके गांव में हरनौत में, तो वो भी सरकारी खजाने से मनती है। इस तरह की जो परिपाटी शुरू हुई है, इसको आप राजनीतिक ह्रास के मद्देनज़र किस तरह से देखते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं, वो हमारे जनता को बताएं। श्यामल जी, जो राजनीतिक ह्रास हुआ है लोकतंत्र की राजनीति में, और जब लोकतंत्र की राजनीति में ह्रास की प्रक्रिया शुरू हुई तो साथ साथ आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके आचरण बदलने लगे, और बदलते बदलते आज हम यहाँ पहुँच गए। जो पहले आप और अभी जो तीसरा ये दृष्टांत जब आप कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं कि पूरी राजनीति जो है और कैसे उलझाता और फंसाता है। व्यवस्था जो है, राज्य की ये व्यवस्था का उपयोग फंसाने में हम लोगों को, जो आम जन है उसको फंसाने के लिए करता है। तो उसमें एक व्यक्ति प्रधान जो आला कमान, और यही जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि हमेशा जो परिवर्तन हुए हैं, विकास के लिए जो जरूरी परिवर्तन हुए हैं, वह सारे परिवर्तन नीतिगत हुए हैं। लेकिन उसको क्या कहता है कि ये ही पैदा हुए ना, इसलिए हो गया। माने खास व्यक्ति विशेष को हम स्थापित करने के लिए ये सब बात करते हैं। और पहले तो जब थोड़ी राजनीति ह्रास की प्रक्रिया भी जारी थी, लेकिन तब तक जब तक सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज की बात करते थे, उसके मुद्दे उठाए जाते थे, उनके लिए काम होते थे, तब वह जो व्यक्ति काम करता था, उसके जो प्रवक्ता होते थे, उस समय तक एक सीमा में कुछ काम हो भी जाता था। अब चीज़ें वो बंद हो गई। अब तेज प्रताप और वो चिराग के बाद अब सम्राट की आप बात करने लगे। आज सम्राट की, तब फिर माँ की बात जब आप बोल रहे थे, तब हम एक यहाँ बड़े विद्वान बिहार में ही के लोग, पुराने लोग जानते हैं और नए लोग भी जो पढ़ने लिखने वाले हैं, एक व्यक्ति जानते हैं, वो वामपंथी विचार के थे, सीपीआई में थे, इंद्रदीप सिंह उनका नाम था। जब संबित की सरकार पहली बनी थी तो वो राजस्व मंत्री थे, और जिसने टाटा की ज़मींदारी को ख़त्म किया था। उस समय तक जो जमशेदपुर शहर है उसके अंदर सब ज़मींदारी श्री बाबू पहले ख़त्म कर दिए थे, लेकिन टाटा में जो ज़मींदारी थी टाटा की, वह शहर के अंदर वह दूसरे रूप में विद्यमान था। और जब वो बने तो कहे कि उनका पहला ये था कि पहला काम हम करेंगे कि टाटा की ज़मींदारी जो शहर के अंदर है उसको हम ख़त्म करेंगे। और उसी सवाल पर संबित की सरकार गिरी थी। वह उनके मृत्यु के बाद एक मीटिंग थी, उसमें हम गए हुए थे। उनके गांव के इलाके के भी कुछ पढ़े लिखे लोग आए हुए थे। उन लोगों ने, हम इसलिए चर्चा इसकी कर रहे हैं कि उसमें एक प्रोफेसर थे उनके इलाके के, और वह कहे कि जब इंद्रदीप भाई जब मंत्री बने तो हम लोग उनसे कहे कि हम लोग अपने गांव के इलाके में भी आप चलिए, हम लोग एक आयोजन करना चाहते हैं आपके ये में से, चलिए से कोई मीटिंग रख लीजिए सरकारी, और उसी में वहाँ भी चले जाइएगा। इंद्रदीप भाई कहे कि यह गलती मैं नहीं करूँगा। आप हमको आए हैं प्रोत्साहित करने या हमको भ्रष्ट बनाने के लिए आए हैं? दो को पहले स्पष्ट कर लीजिए। हम सरकारी प्रोग्राम बना करके अपना निजी सम्मान के काम के समारोह में भी जाएंगे, तब यह दोनों एक साथ अगर जाएंगे तो अब हमको किसका काम करेंगे, हम क्या जवाब देंगे? हम पर तो लोग सवाल उठाएगा। अभी तक तो हम कह रहे थे कि राज्य की जो व्यवस्था है, राजनीति का जो स्वरूप है और जो आचरण में हम अंतर जो करते हैं और जो कोशिश करते हैं कि हम दूसरों से हमारा राजनीतिक आचरण अलग हो, तब वह कहते हैं कि इसके लिए हम अलग से आपके यहाँ आएंगे, आपके आमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी जो मेरा प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम बना है वह सरकारी काम ही मैं केवल करूँगा। जब सरकार के खर्चे से जब मैं पटना से निकलता हूँ तो केवल और केवल मैं सरकारी काम करता हूँ। आपके जो
का जो निमंत्रण है वो हमारा व्यक्तिगत है। और जब मैं व्यक्तिगत ये से जाऊंगा तब हम व्यक्तिगत खर्चे से जाऊंगा। हम कह रहे हैं कि एक समय वह था। इसकी बात कोई करता है, उन्हीं का दल वाला अब करता है क्या? कोई भी जो वामपंथी दल वाला है, इसने कोई कार्यक्रम बनाया कि राज्य कोष का खर्चा और जो राज्य के व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है वह जब अपने व्यक्तिगत जीवन में के कार्यक्रमों में भाग लेता है तो वह उसका व्यक्तिगत खर्चा, समाज या खर्चा करे या वह व्यक्ति करे अपना। तो यह सवाल अब तो राजनीतिक हरास का यह स्तर आ गया कि अब यह बात आपको कोई कहा है क्या, यह चर्चा? और यह चर्चा को आप बढ़ाइएगा आगे क्या कि राज्य कोष के खर्चे पर व्यक्तिगत। अब प्रधानमंत्री घूमता है चुनाव में, मुख्यमंत्री यात्रा करता है, तो ये जो बेचारा है ये भी तो वही नया नौजवान है ना जी, नया नौजवान पर बनाने वाला नौजवान है जिसके की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। अब तो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वह यह है कि कौन कितने गाड़ियों के साथ घूमता है, कौन किस तरह के उस तरह के शब्दों का उपयोग राजनीति में करता है जो लोगों के जीवन में आमजन को गैर राजनीतिक सोच पैदा करता है और राजनीतिक आचरण बनाता है। ये सारे लोग हमारे जो व्यवस्था इतना हमला किया है, हम तो इतने दुखी रहते हैं कि राजनीति का ह्रास इस स्तर तक हुआ है कि जो हमारा प्रतिनिधि है, जो राज्य सत्ता की राजनीति करता है, जिसके हाथ में बागडोर है, उसको भी एक एक पल वह जब बोलता है, वह जब घूमता है, वह जब काम करता है, तब वह सामाजिक न्याय विरोधी काम करता है। वह समतामूलक समाज का विरोधी आदमी है और वही ठेकेदार भी हो गया जात के आधार पर। चूँकि अब यह सवाल तो बाबा जी भी नहीं उठाते हैं, न ब्राह्मण और भूमिहार उठाते हैं, चूँकि लगता है कि सब भूमिहार का कल्याण हो गया, सब अभी सबसे ज़्यादा भक्त बनवा बाबा जी है। लेकिन बाबा जी को उसी रूप में देखा जाता है जैसे पहले देखा जाता था। वह ज़रूरत है जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। मनुवाद के जो हम बात करते हैं तो मनुवादी का भी हमको विश्लेषण करना होगा। और मनुवाद अब किसके ये में हुए हैं, जो नई एक संस्कृति राजनीति के अंदर पैदा हुई है, वह सब, चाहे वह भूमिहार जाति का कोई इसी उम्र का लड़का राजनीति में आया है, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, आप देखिएगा कि अभी भी जो नीतीश बाबू हैं हमारे, वो सुनते हैं, हम देखे नहीं हैं कि अभी रविशंकर जी के साथ गोड़ उड़ छू रहे थे। तो वह रविशंकर जी तो त्यागी तपस्वी परिवार से आते हैं, उनके पिताजी भी बिहार के लिए, बड़ी लोगों के लिए इतना काम किए हैं और ये रोजे बेदम रहते हैं सामाजिक न्याय के लिए। इसलिए ये इतने बड़े पुरोधा हैं सामाजिक न्याय के कि नीतीश जी के जितने जीवन के पिछले काम थे वह छोटा पड़ गया और चरण में शायद चले गए। तो अब जो नौजवान हमारा आ रहा है वह तो यही ना सिखा रहे हैं। और इसी को हम, तो यह जो 25 का जो समय है यह अलार्मिंग है राजनीति के लिए। अगर बिहार में पुराने जो सामाजिक न्याय की राजनीति चली थी वह चलेगी, या यही जिसका आप दृष्टांत अभी दे रहे थे, और यह जब चलेगा तब दलितों का क्या होगा, तब पिछड़ों का क्या होगा, गरीब सवर्णों का क्या होगा, ये चिंता का विषय। ये अगर चलता रहा तब यह तय हो गया कि तुम अब पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तब ज्ञान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम इलाज के लिए सोचोगे तो इलाज के नाम पर तुम्हारा जो कुछ तुम्हारे पास है वह बिक जाएगा। तुम अगर नौकरी चाहते हो, नौकरी के लिए भी शायद यात्रा उतरा। अब नौकरी दो, पलायन रोको, पलायन भी दो। अब पलायन कैसे रुकेगा इसकी बात मत करो, जैसे अभी कह रहे थे ना, पलायन रोको और नौकरी दो। पलायन कैसे रुकेगा जी? नौजवान सबको जोड़ना है। हाँ, तो फिर देखिए कितने तरह से नौजवानों को भ्रमित करने, इधर एक खेमा नौजवानों को फंसाए रखने के लिए जाति और धर्म के आधार पर, उधर नौकरी दो पलायन रोको के नाम पर। और आप लोग ये कह नहीं रहे हैं कि पलायन कैसे रुकेगा। भाई आपके पास कौन सी कार्य योजना है, कौन सी कार्य योजना है बताओ।
कि जिसमें नौकरी का सृजन होगा। पहले हम आपको बताए हैं कि पहले बात करो कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे स्वीकृत पद नहीं, स्वीकृत पद तो है ही हमारी लड़ाई का परिणाम, वह तुम्हारी देन नहीं है, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ा था और जो काम हुआ था उसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न्याय प्रक्रिया के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में वो पदें जो थी वह खाली नहीं रहेगा। तो वो तो पुरानी हमारी लड़ाई है। अब तुम जो पलायन रोकने की बात कर रहे हो नई परिस्थिति में, उसमें पलायन जब रुकेगा तब उनको नौकरी जब दोगे, उसके लिए कहाँ से नौकरी दोगे, नए अवसर कहाँ सृजित करोगे, कैसे करोगे? यह बात कोई पूछ रहा है? कोई पूछेगा? ये नहीं पूछिएगा तब यह अंधर चटकी का खेल जारी है 25 के पहले। इस सब आँख में मिचाई का धूकन लेके दौड़ रहा है। होलियों में धूकन जिसका आप उदाहरण दिए, वह सब दिखाता है बेचारा नौजवान को कि सोचो मत, एक ही काम इस सब का ठेका है। इस सब ठेकेदार का एक काम है कि नौजवान हमारा सोचे नहीं, छात्र हमारा पढ़े नहीं, पढ़े तो ऐसा पढ़े कि चेला रहे, और उसकी व्यवस्था केंद्र कर रही है कि ऐसा पढ़ाई पढ़ाओ कि जिसमें पढ़ने के बाद वह सोचने समझने की जो जिज्ञासा है वह पूरी तरह से मर जाए। यही कारण है कि यह सब चीज़ें हो रही हैं। और यह चीज़ अगर इससे उबरना है तो राजनीतिक ह्रास का जो आपके कारणों को पहचानना, इसके परिणाम को समझना और इससे निकलने के जो रास्ते हैं, अगर यह आप संवाद का विषय नहीं बनाइएगा तब पलायन रोको, नौकरी दो। और ये होली वाला बताए और ये जो माता जी वाला बताए कि ये सब चीज़ें हमारे ही पैसे से, हमारे ही साधनों का और हमारे सामने। अच्छा, ये सब जो नाटक करता है इसमें हमारे लोगों को बढ़िया से खाना उना भी खिलाता होगा जी, बढ़िया से सम्मान भी इज्जत देता है। होली जब मना रहा था तो हमारे गरीब लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार किया होगा, इसका कोई समीक्षा किया? और आप लोग कीजिएगा, इस पर कोई बुद्धिजीवी रिपोर्ट एक प्रकाशित करेगा और गरिमा की भी बात करता है। यह सब एक पूरी तरह से एक समाज के अंदर नई सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को स्थापित करने की राजनीति का कूटनीति है। राजनीतिक ह्रास के जो परिणाम हैं, उस परिणाम में एक परिणाम यह है कि सामाजिक अशांति होती है। अगर राजनीति का ह्रास हुआ तो समाज में अशांतियाँ होती हैं, और उस अशांति को बढ़ावा देने का काम इधर होली के पहले, यानी पूरे फरवरी का महीना जो बिहार वासियों का बीता, उसमें हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी कि जिससे लगता है कि समाज में अशांति फैलाने की बात शासन के ओर से ही की जा रही है। समाज में कई जाति के लोग हैं तभी समाज है, और शासन में बैठे हुए लोग दलित हुंकार रैली का आयोजन करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि होते हैं और दलित का हुंकार होता है, और उस हुंकार में बीपीएससी के विद्यार्थियों के साथ मारपीट होती है। उसके बाद कहीं शासन में बैठे हुए जो मुख्य नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो कुशवाहा लोगों के नाम पर, खास जाति के नाम पर रैली का आयोजन कर रहे हैं। कहीं तेली के नाम पर हो रहा है, कहीं रविदास के नाम पर हो रहा है। इन जातीय रैलियों को आयोजित कर सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, और वो भी खास करके जब मौसम चुनाव का आने वाला है। जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उनके नाम पर जातीय इस तरह के समारोह का आयोजन हो रहा है। इसे हम रैली नहीं कहेंगे, ये जातीय समारोह का आयोजन सरकारी पैसे पर सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, ताकि हमें वोट लेने का अवसर मिल सके। जो तथाकथित सवर्ण हैं वह भी उसी सामाजिक हिस्से के हैं, लेकिन उनके लिए कोई जातीय समारोह का आयोजन नहीं होता।
दलितों के लिए, महादलितों के लिए, सबके लिए हो रहा है। लेकिन सवर्ण जो हैं उनके लिए कोई जातीय समारोह नहीं है। और अगर वो जातीय समारोह करते भी हैं प्राइवेट लोग, अपने समाज के अपने ही लोग करते हैं, तो उसको सभी लोग कहते हैं कि यह जातीय उन्माद फैलाने की बात हो रही है। अगर सरकार में बैठे मंत्री जातीय समारोह करते हैं तो इसको सामाजिक अशांति के तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? पहले तो जो बात पहले हम कह चुके हैं कि यह यथा स्थिति राजनीति में जो ह्रास की जो प्रक्रिया है, इसको बनाए रखने के लिए यथा स्थिति जरूरी है। और यथा स्थिति बना रहे, इसके लिए वो लोग सारे जो हम पहले उसकी चर्चा कर चुके कि ये सारे लोग कोई बदलाव और परिवर्तन वाले नहीं हैं। इसी में हम यही रहेगा तो हमारी पूछ रहेगी। चूँकि हमको किसी के जीवन में आप पूछ लीजिएगा, हम बार बार कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि है इसको तो छोड़ दीजिए, सामान्य जो एमएलए, एमपी, मुखिया, दुखिया जो होता है, सहकारिता का जो अध्यक्ष होता है, वो सबसे छोटे छोटे से लेकर के बड़े लोग तक सबका पूछ लीजिए ना, एक बार समीक्षा कर लीजिए किसे उसका की पृष्ठभूमि राजनीतिक क्या है, क्या क्या किया है। वह अपने जीवन में आम जन के जीवन के जो बुनियादी सवाल है, किस सवाल के लिए कितना कैसे काम किया है। तो यह तो जब बात नहीं होगी तब ये चीज़ें होंगी, यह होंगी ही। आप यह नहीं हमको से सवाल पूछे या आगे पूछिएगा कि जो वामपंथी लोग हैं यहाँ ताकत अभी एक फोर्स है, आप मानिए मत मानिए, लेकिन बिहार के अंदर एक खासियत यह है कि यहाँ वामपंथी शक्तियाँ भी हैं। वामपंथी जो शक्तियाँ हैं वो सब क्रांति वाली शक्तियाँ हैं। क्रांति वाला एक वामपंथियों में एक और खेमा है जो अभी घर में घुसल है, जो एकदम समाज को एक के बार बदलिए देना, 6 इंच छोटे कर देंगे बस समाज बदल गया। समाज बदल गया, बिना नीति के भी समाज बदलता है। बिहार उसका एक उदाहरण है, जिनके पास एगो शिक्षा नीति पर कोई पर्चा नहीं है, स्वास्थ्य नीति पर पर्चा नहीं है, न्यायिक व्यवस्था हमारी कैसी होगी, लेकिन हम समाज हम बदलेंगे और समाज क्रांति से बदलेंगे। वैसे लोग का तो हो गया है वह। लेकिन अभी भी जो संसदीय राजनीति में वाम दल के जो लोग हैं वह काम करते हैं। वह लोग के पास कोई प्रोग्राम है, एक एक प्रोग्राम है समझौता। वो कहता है समीकरण, सामाजिक समीकरण, ये कहते हैं समझौता, और समझौता में नीति नहीं, और नियत भी बोलता है, तैयो इनको कोई चिंता और फिक्र नहीं होती है। तो आप यह बात नहीं कह रहे हैं जब समाज में एक ही बातें जा रही हैं, और तब चिंता करते हैं कि अशांति, अव्यवस्था, अराजकता। अरे भाई, जो राजनीतिक ह्रास की जो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं और जहां अब पहुंच गया है राज्यकीय व्यवस्था, अब तो सरकारों नहीं है, अब तो सरकार भी प्रायोजित हो रही है। सरकार का संचालन भी कोई घराना है अदृश्य, जो पैसा कौड़ी खर्चा करता है, जो सब कुछ आप कीजिए, जातीय सम्मेलन कीजिए, धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद फैलाइए, उसके लिए पैसा लगता ना होगा, खर्चा होता होगा। जो आप कह रहे हैं कि माने सम्मेलन करेंगे, रैली करेंगे, इन सारे सवालों के लिए जो मुद्रा चाहिए, वह मुद्रा कहाँ से आता है, कौन देता है, क्यों देता है, ये सारे मसले हैं। तो अब सरकार भी हाईजैक हो गई है। सरकार हमको देखने में लगता है कि हमारी सरकार है, हमारी अब सरकार है नहीं। सरकार कोई अदृश्य, जैसे भगवान को हम लोग देखते नहीं हैं लेकिन मानते तो है, वैसे ही जो सरकारें हैं वह किसी दूसरे की है, हम भ्रम में। इसमें जो वाम दल के लोग हैं, इस बात को लेकर के कि ये जो सारे लोग हैं, हम यह कह रहे हैं कि आम जनों के लिए शिक्षा नीति बनाइए, उनके लिए स्वास्थ्य नीति बनाइए, उनके लिए यह जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन कीजिए। इस तरह से नौकरी के अवसर पैदा होंगे और सबको सम्मानजनक रोज़गार मिलेगा।
युक्ति संगत इलाज होगा, यह बात जो इनको उठाना चाहिए था, या जब नहीं उठाते हैं और केवल समझौता की बात करते हैं और उसी में जब लगे हुए हैं, तब अहिंसा, अशांति, माने अहिंसा नहीं, माने हिंसात्मक माहौल, वो गलती से हिंसात्मक माहौल बना रहेगा। क्योंकि जब तनाव रहेगा तभी उनकी नेतागिरी चलेगी। खंडों में, वो तो खंड खंड के ना है। अब तो एक जात में भी अब तो कुछ लोग हैं, उंगली पर गिने हुए 2-3 लोग, अभी तो सब नौजवान सब भी, अब पूरे जाति का अपना नेता नहीं है। हर जाति में जैसे, चूँकि अब जब सवर्णों के कह रहे हैं ना, तो सवर्ण में का तो हो गया, सैचुरेट कर गया है, क्योंकि इतना नेता हो गया कि कोबर चोट का आता अपराध। तो इनके यहाँ भी अब चीज़ें सैचुरेट हो रही है। इसलिए ये जो खंडित जो नेता लोग हैं, लेकिन इसी से को बनाए रखने हैं, और यह आवश्यक परिणाम है, यह होगा ही। यह जब स्थितियां बनी रहेंगी तब, अभी तो हम लोग छोटे छोटे अभी दृष्टांत दिख रहे हैं। अभी चोरी डकैती, हमारे नौजवान जो एक रचनात्मक काम में लगते, अभी बैंक डकैती में, रोड रॉबरी में, घर में रोड पर सब्जी महिलाएं हमारी जाती हैं, स्नैचिंग में, मोबाइल छीनने में जो चीज़ें लगी हुई हैं, दारू पीकर मोटरसाइकिल पर चलने में, ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें सामाजिक राजनीतिक समस्या है। लेकिन हम कह रहे हैं कि नौजवान में बदमाश है यह, और इसको पर सिद्धांत पर शोध करता है हमारा विश्वविद्यालय का बुद्धिजीवी, और वह व्यक्ति को कहता है। वह ये नहीं कह रहा है जैसे आप जो हमसे राजनीतिक ह्रास, कारण, परिणाम और उसके जो ये कर रहे हैं, वो विश्वविद्यालय के शोध में नहीं है। आप एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में चले जाइए। अभी हम गए थे एक मीटिंग में, वहाँ क्या क्या शोध होता है उसका कभी फ़ोटो खींच करके और डालिए ना आप अपने चैनल पर, कि वहाँ जो बात आप पूछ रहे हैं वो सब नहीं है। वह ऐसा ही करता है कि उसमें उसके आधार पर बढ़ई का सम्मेलन हो और तेली का सम्मेलन हो। छोटी छोटी जातियाँ जो नहीं अभी रोड पर आ रही हैं, उनको कैसे उठाया जाए, उनकी कैसे रैली हो, उनके यहाँ कैसे नेता बने, ताकि एक सामंजस्य, कोई राजनीतिक स्वरूप एक नहीं उभरे और उसको कोई समन्वित करने वाला, जैसे पहले सामाजिक न्याय के नेता एक समन्वित कर्पूरी जी थे, सामाजिक परिवर्तन के नेता कुछ मार्क्सवादी चिंतक और लोग होते थे कि वो हुंकार करते थे तो उनका एक असर और प्रभाव होता था। उसी तरह से गांधीवादियों की पहचान थी, समाजवादियों की पहचान थी। वह उस तरह के अब तो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, और इसको बनाए भी रखना है व्यवस्था को यथा स्थिति के लिए। इसके कारण हमको लगता, और ये बात भी नहीं करनी, यह बात नहीं हो जो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए हिंसा, तनाव जरूरी है। और इसके कारण लिए वह जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा, ये सारे सवाल उठाएंगे और यह चलाएगा। यह होना ही है, अगर जब तक दूसरी प्रक्रियाएं विकसित नहीं होंगी। यह हमारी अपनी समझ है। इधर इस होली महोत्सव के ही अवसर पर मुजफ्फरपुर ज़िला में कोई एक थाना किसी गांव में जाकर के शराब के लिए छापेमारी करती है, और वहां से जब वो वापस लौटती है तो पूरा गांव, उस गांव के जो ग्रामीण हैं, आकर के थाना में ईंट पत्थर चलाते हैं। और पुलिस इतनी मजबूर है कि वो अपने अंदर दुबकी हुई है थाना में। संजोग बढ़िया था कि वो आगजनी वगैरह नहीं हुआ। उसके पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुना गया कि मुंगेर या कहाँ का एसपी थे जो गए हुड़दंग रोकने के लिए, और हुड़दंगी लोग आकर के उनके ही घर को आग लगा दिया। तो इस तरह से शासन जो कमज़ोर हुआ है राजनीतिक ह्रास के वजह से, जिसमें हत्याएं, उसके परिणाम, राजनीतिक ह्रास के जो परिणाम हैं उसमें हत्याएं भी एक है कि ये परिणाम हो सकते हैं, वह भी दिखने लगा है। लोग कहते थे कि नीतीश कुमार के शासन में हत्याएं, बलात्कार ये सब बंद हो गए हैं, लेकिन पिछले ये 10-15 दिन के अंदर में हमें लगता है कि जब से मार्च शुरू हुआ है उसमें
हाँ, आसपास के इलाके में, ज़्यादा दूर तो नहीं कह सकते, लेकिन नवादा में, नौबतपुर में, पटना में, नालंदा में एक महिला के दोनों पैर में 3-3, 4-4 कीलें ठोक दी गई थी। उस तरह से हत्या की जा रही है। उसके बाद भी अगर हमारी सरकार सुशासन की सरकार कही जाती है और जनता भी उसको समर्थन करती है, तो इससे बड़ा राजनीतिक हरास और क्या हो सकता है। सर, आपने लगातार हमारे साथ अपना कीमती समय दे करके जनता को राजनीतिक हरास के कारण और उसके परिणाम पर चर्चा में समय दिए, इसके लिए हम अपने चैनल के सभी साथियों की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपको भी इस इनिशिएटिव या जो आप अभी प्रक्रिया शुरू किए हैं और चला रहे हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। लेकिन इस बात से के साथ हम कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आप आगे और भी बढ़ाएं, ताकि जो सवाल हैं वह प्रशासकीय विधि व्यवस्था का यह मामला अब नहीं रह गया है। आप जो बात अभी जब गिना रहे थे, तब भी आप जिस तरह से कह रहे थे, वह लगता है कि वह विधि व्यवस्था का मामला है। जो सारे आपके मुख्य जो तंत्र हैं मीडिया के, राजनीतिक और बुद्धिजीवी हैं, वो सब मिल करके एक साथ, आप लोग सब दोषी हैं, सब अभी भी मिल करके कह रहे हैं कि विधि व्यवस्था का सवाल है। हम एकमात्र आदमी हैं जो मैं कह रहा हूँ कि यह समस्या सामाजिक और राजनीतिक है। इसका समाधान सामाजिक और राजनीतिक होगा। समाज को तैयार कीजिए और समाज की राजनीति को फिर से एक बार रचनात्मक स्वरूप दीजिए। नहीं दीजिएगा तब आप, हो सकता है, हमको भय है कि आप कभी प्रेसिडेंट रूल की बात कीजिएगा, कहीं कर्फ्यू लगाने की बात कीजिएगा, कहीं आर्मी को उतारने की बात कीजिएगा। जब अगर हम प्रशासकीय नज़रिए से जब हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, और शांति स्थापित होती है हमेशा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था और उसके नीतियों के आधार पर। इसलिए आप इस बात को और आगे अगर बढ़ाइए, और केवल हमसे नहीं, इन बातों को आम जन के बीच में जो आप सवाल हमसे कर रहे हैं, इन सवालों को लेकर के आप चाहे चौपाल कीजिए, लोक संवाद कीजिए, या और भी जो विधाएं हैं वह आप इसको अपनाइए। यह एक समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। आज के दिन में इन्हीं कुछ चंद हमको सुझाव नहीं, हम और न सलाह दे रहे हैं, हमको लगा कि इस ओर भी आप ध्यान दीजिएगा। और इस अपील के साथ हम आप सबको एक बार फिर से इस बड़े ऐतिहासिक काम के लिए धन्यवाद। सत्य श्यामला के दर्शकों ने पिछले कई कड़ी में राजनीतिक हरास के चर्चाओं को सुना, समझा। बहुत लोगों ने इस पर अपने विचार को भी रखा, और आपके विचार और आपके जो समर्थन मिले हैं उससे हमारे टीम का हौसला भी बढ़ा है, और हम इसे निरंतर कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आप सबको इसके लिए दिल से साधुवाद है कि आपने हमारे वीडियो को, आप हमारे मुद्दों को सराहा है, समझा है। एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि जो भी दर्शक हमारे इस मुद्दों को देखते हैं और वो 2-4 मिनट देख करके उसको आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, आप इसे पूरा देखें, देख करके समझें, और उसमें लगे कि कुछ और प्रश्न होने चाहिए, उन प्रश्नों को भी आप दें, और आपके प्रश्नों का जवाब अगले वीडियो में हमारे जो उत्तरदाता हैं वो देंगे। और आप हमारे इस वीडियो को आगे अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।